हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1। अध्याय 1 किसका है? विज्ञान का। तो विज्ञान का हम अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री, जो पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम सब। देखिए, पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे कि चैप्टर के बारे में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला अध्याय आपके पास रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि हम पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हेडिंग हम अपना रख लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लिया जाता है दोस्तों। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल मतलब पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ होना चाहिए, दो पदार्थ होना ही चाहिए। आप दो से अधिक भी रख सकते हैं। जब दो पदार्थ को रखेंगे तभी ना उसको मिलाएंगे। अब एक पदार्थ को कैसे रख सकते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना सकते हैं या एक से अधिक भी पदार्थ बना सकते हैं। एक पदार्थ एक या एक से अधिक
वो भी नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुणधर्म वाले पदार्थ जिनसे मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर दो पदार्थ हमने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल, जल मतलब पानी, पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही दो पदार्थ हैं, दोनों मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल नया पदार्थ जो बना है पानी यानी जल, इनका गुणधर्म बिल्कुल अलग है। क्यों? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अति ज्वलनशील गैसें हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आग को लगाने का काम करते हैं और इन्हीं से मिलकर बना है जल यानी पानी जो आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, आग को लगाने का काम करते हैं और इन्हीं पदार्थ से मिलकर बना है जल यानी पानी जो आग को बुझाने का काम करते हैं। तो इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल अलग पदार्थ है कि नहीं, नया पदार्थ बना कि नहीं बना पानी, यही कहलाता है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यही आपका कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और एक बात और, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। यानी कि आप चाहते हैं कि आप जल बना दिए तो फिर उसको आप पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और जल के ऑक्सीजन की अवस्था में ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भौतिक विधियां, भौतिक विधियां मतलब अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसन, ये सब क्या है, भौतिक विधियां हैं जो क्लास 9th में आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियां लिख सकते हैं, अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, अवसन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियां जैसे मतलब अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसन से भौतिक विधियां से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों से पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक बात और परिभाषा हम लोग देख लें, जब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो भी पदार्थ हो सकते हैं, दो से अधिक यानी 3, 4, 5 जितना पदार्थ मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं। अब वो मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने पर जो पदार्थ बनेगा एक भी बन सकता है, एक से अधिक बनेगा, और जो पदार्थ बनेगा वो दोनों जो पदार्थ मिलाए होंगे उनसे नए गुणधर्म यानी उनसे बिल्कुल अलग बनेगा। पदार्थ नए पदार्थ वाले का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही आग को लगाने का काम करते हैं, लेकिन इन्हीं पदार्थ से मिलकर बना है पानी जो आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियां से उलट मतलब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उलट यहाँ लिख सकते हैं, उलट मतलब पुनः उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो पहला हो सकता है गैस का उत्सर्जन, गैस का निकालना लिख सकते हैं, गैस का निकालना। ठीक है, गैस का निकलना। आप जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है कि वो दोनों गर्म होकर क्या निकलने लगे, भाप देने लगे, गैस निकलने लगे, गैस का निकलना। रंग में परिवर्तन हो सकता है कि अब जो पदार्थ को लिए हैं वो उनका रंग कुछ और हो, अब उनको मिलाने पर उनका रंग कुछ और हो सकता है, तो रंग में परिवर्तन। तीसरा है आपके पास अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था
अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद हो सकता है चौथा आपका अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन, ये भी लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट, ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन। अब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, तो क्या हो सकता है कि दोनों पदार्थ का रंग कुछ और हो, मिलाने के बाद उनका रंग कुछ और हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। या जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो हो सकता है कि उसमें ऊष्मा भी निकलने लगे। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, जब दीपावली आता था तो हम अपने घर, कच्ची मिट्टी का हम लोग घर होता था, उस पर हम लोग क्या मानते थे, चूना का पालिश करते थे। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब चूना को में पानी डाला जाता है तो कुछ देर के बाद वो खौलने लगता है। यानी कि आपने पानी और चूना लिया और उसमें जैसे ही मिलाया, दोनों पदार्थ को मिलाया, तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगा, यानी वो हीट होने लगा। ठीक है ना, तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है कि उनका रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है गैस का निकलना हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि पहले वो पदार्थ कैसा हो, ठोस रहा हो, और वो अब कैसा हो रहा है, हो गया हो, द्रव अवस्था में हो गया हो। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण, यानी अवक्षेप का निर्माण हो सकता है वहां पर। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हमने अब तक देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने परिभाषा लिखवाया था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही आग को लगाने का काम करते हैं, जबकि इन्हीं पदार्थ से मिलकर बना है जल यानी पानी, जो आग को बुझाने का काम करते हैं। और ये भी लिखवाया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता, यानी उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में शामिल लिखवाया था, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, इसको देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो दैनिक जीवन यानी हमारे दिन भर के दिनचर्या में कैसे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया आ जाता है भोजन का पाचन। देखिए दोस्तों, भोजन का पाचन भी क्या है, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा आपके पास आ गया दही का जमना। आप एक बार दही बन गया है तो उसको दोबारा आप दूध बना सकते हैं नहीं, तो दही का निर्माण ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपके पास आ जाता है लोहे पर जंग लगना, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर आप क्या करते हैं, लोहे को खुले वायु में छोड़ देते हैं, बाहर कहीं रख देते हैं, तो उस पर क्या है, नमी धीरे धीरे आते आते उस पर एक जंग लग जाता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो वो भी एक क्या है, आपके पास लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है आपके पास। ठीक है, चौथा आपके पास है श्वसन। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। पहला भोजन का पाचन, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे अभिकारक। अगला मेरा टॉपिक रहेगा अभिकारक किसे कहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है यह अभिकारक। ठीक है दोस्तों, अभिकारक किसे कहते हैं। तो
तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। फिर से दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग मतलब हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। एक और आपका यहीं पर आ जाता है उत्पाद। क्या आ जाता है? उत्पाद। ठीक है दोस्तों, उत्पाद भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, क्या होता है? निर्माण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहेगा। उदाहरण, ठीक है दोस्तों, उदाहरण क्या है? जैसे आपने क्या लिया? हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप बना लेते हैं जल का निर्माण होता है। जल यानी कि पानी का निर्माण। ठीक है दोस्तों, जल या पानी का निर्माण। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को जमा मतलब प्लस कर दिया, यानी मिलाया, तो क्या बन गया? जल। तो यहाँ से ये जो आपके पास आएगा, ये जो है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास होता है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये आपके पास अभिकारक है। और इस तीर के बाद जो आपके पास आएगा, तो ये आपके पास उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो दो पदार्थ मिलाते हैं, जितने पदार्थ हम मिलाते हैं उसको हम बोलते प्लस लगा कर लिखते हैं, और अभिकारक के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, और इसको तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें और कोई पदार्थ बनेगा फिर उसको प्लस करके लिखते चले जाएंगे, और कोई पदार्थ बनेगा उसको प्लस करते लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब तीर से पहले जितने पदार्थ होगा वो सब के सब क्या होगा? अभिकारक, और तीर के बाद जितने पदार्थ बनेंगे उन सभी को हम उत्पाद कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको अच्छे समझ में आया। एक बार और देखते हैं इसको। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम लिखवाए हैं। भोजन का पाचन यानी भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। दही का जमना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, ये सब के सब दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद हम लिखवाए अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है
ठीक है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, इनके बीच में प्लस का साइन लगाए हैं क्योंकि इन दोनों पदार्थों को मिला रहे हैं, मिलाकर क्या बनाया, जल, यानी कि उत्पाद बनाया। तो तीर से पहले जो पदार्थ मिलाएंगे, जितने पदार्थ होगा वो सब के सब अभिकारक होगा, तीर के बाद जितने पदार्थ होंगे वो सब के सब उत्पाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको अच्छे तरह से समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देख लिया था, अभिकारक देख लिया, उत्पाद देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। इसको लिखा जाए तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक मतलब सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक यानी सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रतीकों के साथ साथ और लिख सकते हैं, और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण के हमने परिभाषा लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण के जो अभिकारक और उत्पाद होंगे, उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक यानी जो पदार्थ होंगे उनके प्रतीक मतलब सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं या सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र का क्या करते हैं, इस्तेमाल या प्रदर्शित किया जाता है। और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। आप लिख सकते हैं सूत्र का इस्तेमाल करते हैं।
और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से देख लिया जाए, जैसे मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को आपने क्या किया, मिलाया, तो क्या बनेगा, जल, यानी कि पानी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रिएक्शन कराया जाए तो देखिए यहाँ पर H2 जमा O2 मिलकर क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, H2O। अब यहाँ पर इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाएं मतलब, भौतिक अवस्था क्या मतलब क्या हो गया, जैसे सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है दोस्तों, सॉलिड मतलब ठोस, गैस, लिक्विड यानी कि द्रव, और एक्वस मतलब जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, सॉलिड मतलब ठोस है, गैस है, लिक्विड मतलब द्रव है, एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो इनकी देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया क्या बना, जल, यानी पानी का निर्माण हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अब क्या कर रहे हैं, सूत्र, यानी सूत्र मतलब प्रतीक का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, सूत्र H यानी H2 यहाँ पर लिख दिया, प्लस से प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O यानी O2 लिख दिया, अतीब बना दिया। जल का सूत्र क्या है, H2O। ठीक है दोस्तों, तो इनके साथ साथ इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, गैस होता है, इनकी अवस्था क्या होता है, ये भी गैस होता है। और यहाँ पर देखेंगे H2O क्या है, लिक्विड है ना, तो यानी यल आपके पास हो गया। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका रासायनिक समीकरण दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था, यानी हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। और जल की भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड, यानी द्रव के रूप में होता है ना, तो इनकी भौतिक अवस्था हो गया। अब देखिए, इनको अभी संतुलित नहीं किया हम लोग है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, अब ये संतुलित नहीं है। जब ये संतुलित नहीं है तो ये हम बोलते हैं कंकाली अभिक्रिया या कंकाली समीकरण। ठीक है ना, जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण बोलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हर साल एक ना एक जरूर प्रश्न बनता है बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों के साझा करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण देखने के बाद अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है दोस्तों, यह गलत टॉपिक आपका है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और यहाँ से बोर्ड में प्रश्न एक कर्म बनता है, तो आप लोग इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक समीकरण, रासायनिक समीकरण ले रहे हैं, जैसे मतलब ले रहे हैं Fe आयरन प्लस H2O यानी जल का अभिक्रिया कराया, तो यहाँ पर बन रहा है Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड प्लस यहाँ बनेगा H2। ठीक है दोस्तों, H2। ये आपके पास है कुछ समीकरण, और ये समीकरण आपके पास है, इसको संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित करने का मतलब तीर से पहले परमाणु की संख्या और तीर के बाद परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पर देखिए, तीर से पहले आयरन का परमाणु कितना है, 1, और तीर के बाद इस आयरन के परमाणु कितना है, 3। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, ये तो हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। बस इसी को हमें संतुलित करना है और ये प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए संतुलित करने के लिए हम कुछ बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स बनाकर हम लोग काफ़ी अच्छे समझ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तत्व और यहाँ पर लिखूंगा अभिकारक, उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है तत्व और इसमें लिख रहा हूँ अभिकारक, और इसमें लिख रहा हूँ उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। अब तत्व कौन कौन से लिया गया है? तत्व एक आपके पास है आयरन यानी कि लोहा Fe, और एक तत्व आपके पास हाइड्रोजन, और एक तत्व आपके पास है ऑक्सीजन। कुल 3 तत्व हैं दोस्तों, कुल 3 तत्व हैं। अब देखा जाएगा अभिकारक में उस तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है। तो देखिए अभिकारक आपको पता है तीर से पहले जो होता है इसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तीर से पहले जो होते हैं अभिकारक, और तीर के बाद जो होते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक में आयरन कितना है? 1, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2। और इस तरह देखेंगे अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ऑक्सीजन लिख दिया 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे उत्पाद में आयरन कितना है? 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। और उत्पाद में देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन को मैं लिख दे रहा हूँ 4। और हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हमें बराबर करना है। अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है? 3 है। ठीक है दोस्तों, तो उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 कब होगा? जब 1 में हम क्या कर दें? 1 में हम 3 से गुणा कर दें, तभी तो 3 होगा। तो 1 में 3 से गुणा कर दिया। तो इस तरह अब जो काम करना है तत्व के आगे करना है। ठीक है ना, जो काम करना है तत्व के आगे करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके पीछे कुछ नहीं किया जाता है। जो काम करना है तत्व के आगे करना है, उसके बाद कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने कितने से गुणा किया है? अभिकारक में कितने से गुणा किया है? आयरन में 3 से गुणा किया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3। ठीक है ना, 3 लिख दिया। अब देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ना है, ऐसा रहने दिया जाए। देखिए ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 1, उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 4। तो बताइए 1 को 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है? 4 से गुणा करना होगा, तभी तो 4 आएगा आपके पास, ये 4 आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो हमें पता है जो काम करना है इसके आगे करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने से गुणा करना होगा? 4 से गुणा करना है। कितने गुणा करना है? 4 से। अब इस तरह ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 तो हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, वो भी किसके साइड? अभिकारक के साइड। यानी हाइड्रोजन आपके पास हो गया, हाइड्रोजन हुआ इसमें भी 4 से गुणा किया, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब इस तरह अभिकारक में 8 हो गया, तो क्या उत्पाद में भी 8 है? नहीं। तो इस तरह उत्पाद में भी कितने से गुणा करना होगा? 4 से गुणा करना होगा, तभी तो 8 बनेगा। यह 8 से गुणा करना, यानी कि उत्पाद में भी कितने से गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। तो इस तरह अब देख लेते हैं सब संतुलित है कि नहीं। आयरन कितना है? 3, तो यहाँ भी कितना है? 3। इस तरह 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह परमाणुओं की संख्या हमने क्या किया? संतुलित कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन अभी एक काम और करना है, इनकी भौतिक अवस्था को भी तो लिखा जाएगा। इनकी भौतिक अवस्था तो लिखा जाए। तो देखिए सॉरी गाइस, जल यानी पानी कैसे होता है? किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, अरे लिक्विड के रूप में होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे यल। क्या हो गया? यल। ठीक है, और आयरन आपका लोहा किस में होता है? सॉलिड होता है, तो यहाँ पर लिख दिया यस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यस हो गया। और इस तरह ये भी आपके पास क्या है? यस, सॉलिड ही है, लोहे का ऑक्साइड। और ये H2 किस में होता है? गैस के रूप में होता है, तो इसे G लिख दिया, गैस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। इसी तरह एक दो प्रश्न को और हल करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने एक समीकरण को संतुलित करके देखा था। अब हमारे पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, यानी कि Mg+O2। तीर से पहले जो होते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, तीर के बाद जो होते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पाद में देखेंगे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा गया है, ये जो दो है, दो मैग्नीशियम का भी है और दो ऑक्सीजन का भी है। इस तरह दो मैग्नीशियम है और दो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या अभिकारक में भी दो लोग हैं कि नहीं? दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर दो मैग्नीशियम है, तो यहाँ भी दो मैग्नीशियम होना चाहिए। तो इसको भी हम क्या बना देते हैं, दो बना देते हैं। तो इस तरह दो मैग्नीशियम यहाँ भी हो गया और दो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो दो है ये इन दोनों का है, मैग्नीशियम का भी है और ऑक्सीजन का ही है। दो से इसमें गुणा करा दीजिए, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दो मैग्नीशियम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप देखेंगे, इसको भी हमें संतुलित बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर सोडियम कितना है, एक, तो यहाँ पर सोडियम कितना है, एक है। ठीक है, तो कन्फर्म है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो और एक, तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तीन हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर दो से गुणा करा देते हैं। किसने गुणा करा दिया, दो से। अब जैसे ही दो से गुणा कराए तो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो गया। देखिए, दो से गुणा इन दोनों तत्वों में होगा, दो से गुणा इन दोनों, दो हाइड्रोजन पहले से है और दो से गुणा करा दिया तो चार हाइड्रोजन हो गया। तो क्या इधर भी कहीं चार हाइड्रोजन है, नहीं। अगर यहाँ पर हम दो से गुणा कर देते हैं तो देखिए ये दो जो है ये सोडियम का है, ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है। तो इस तरह दो सोडियम दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन हो गया। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दूना चार हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह ऑक्सीजन कितना हुआ, दो सोडियम हुआ, दो ऑक्सीजन हुआ, दो हाइड्रोजन हुआ, तो दो ऑक्सीजन भी तो हो गया। तो यहाँ से दो ऑक्सीजन, देखिए इसका गुणा कर इसमें करेंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है, संतुलित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो सोडियम है, क्या यहाँ पर दो सोडियम है, नहीं। तो यहाँ भी हम दो से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो सोडियम। तो इस तरह दो सोडियम हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, दो दूना चार हाइड्रोजन, दो दूना ये दो हो गया, अदू ये चार हाइड्रोजन हो गया। इस तरह ये भी संतुलित हो गया। इनको अगर लिखा जाए अवस्था तो ये यस है। ठीक है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका भी क्या है, यस है सॉलिड, और ये आपका क्या है, H2 यानी गैस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखें तो ये भी मैग्नीशियम आपका यस है सॉलिड, और ये आपका गैस है, और ये आपका भी क्या है, यस है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, संतुलित करने मतलब अब तराजू है, तराजू को कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर एक तरफ बटखड़ा यानी लोहे का कुछ टुकड़ा रखता है, दूसरी तरफ उस वस्तु को रखता है और उठाकर ऐसे देखता है दोनों बराबर है कि नहीं। बस वही काम यहाँ भी है। क्या करना है, तीर से पहले परमाणु की संख्या, तीर के बाद परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही कंसेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मतलब यहाँ पर सोडियम जितना है उतना सोडियम इधर भी होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जितना है उधर उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जितना है उधर ही हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए। अब बाकी आपको दिमाग लगाकर उसको क्या करना है, संतुलित बनाना है दोस्तों। बस ये है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और ये काफी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब मेरा अगला टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका रीजन होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम
ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसका नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश, और न ही विनाश। ठीक है दोस्तों, न ही विनाश। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो पहला रीजन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कह रहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम चाहे अपने मन से किसी द्रव्यमान को बढ़ा दें, अपने मन से किसी द्रव्यमान को कम कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है, आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले लिख देते हैं दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक, तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी कि उत्पाद में पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो पहला रीजन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक में, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी कि उत्पाद में पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। उदाहरण देख लिया जाए, उदाहरण से समझ लिया जाए। उदाहरण जैसे हमने लिया Mg+O2, क्या बना दिया, MgO। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कितने परमाणु है, 2 परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। तो इस तरह अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद यानी कि उत्पाद, ये दोनों परमाणु की संख्या बराबर है नहीं। यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ भी Mg 1 है, लेकिन O2 जो है, ऑक्सीजन यहाँ 2 परमाणु है तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 परमाणु है। तो इस तरह अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन का परमाणु बराबर नहीं है, तो इसको हमको बराबर करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश। इसलिए निष्कर्ष निकलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी कि उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस तरह Mg भी कितना हो गया, 2, इधर Mg कितना है, 1, तो इधर भी हम 2 कर देते हैं। तो इस तरह 2 Mg है, 2 Mg यहाँ पर है, 2 O2 है, 2 O2 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, इस तरह ये आपका संतुलित होता है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, यदि कहीं त्रुटि होगा तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।